हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। आज हम एपिसोड 4 ऑफ पीवाईक्यूज जेई मेन ऑर्गेनिक पोर्शन पर्टिकुलरली 2022 जून सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। This is the last set of 2022 June main session. Before I start, I would like to request you all to hit the like button in the end if you like our video. Please share and subscribe our channel. So let's start. Question number 1. Which of the following compound does not contain sulfur? हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किस में सल्फर नहीं है। तो ये सारे ही जो चीजें हैं, चाहे वो साइमिटिडीन हो, रेनिटिडीन हो, हिस्टामीन हो या सैकरीन हो, हमने एपिसोड 1 to 3 में 2-3 बार इनका जिक्र आ चुका है। स्टिल हम दोबारा यहाँ लिख रहे हैं, साइमेटिडीन और रेनिटिडीन ये दोनों एंटासिड ड्रग्स की तरह यूज हुई हैं, है ना। हिस्टामीन जो है हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर केमिकल है जो काम करता है और इसके आने से हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन कंट्रोल होता है। सैकरीन इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये सल्फोनिक एसिड पोर्शन, ये बेंजोइक एसिड, और इन दोनों का ये इमाइड होता है, यहाँ NH है। अब इसने पूछा है डज नॉट कंटेन सल्फर, सो आंसर फॉर डज नॉट कंटेन सल्फर इज सी। ओके, आंसर इज सी। Let's move to question number 62. Given below are two statements. Phenols are weakly acidic. Yes, it is weakly acidic, so this statement is true. Therefore, they are freely soluble in NaOH. This part till here is true. क्यों? क्योंकि फिनॉल वैसे पानी में इंसॉल्युबल है। कोई भी एरोमेटिक चीज वाटर में इंसॉल्युबल होती है क्योंकि उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है बड़ा भारी, और वो वाटर से भागता है, वाटर से अट्रैक्शन में नहीं आता, इसलिए सॉल्युबिलिटी नहीं आती। बट जब NaOH से करा रिएक्शन तो ये सॉल्ट बन गया एंड दिस इज नाउ सॉल्युबल। अब ये सॉल्युबल होता है। तो टिल हियर स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे पढ़ते हैं। एंड आर वीकर एसिड्स देन अल्कोहल्स एंड वाटर, ये पार्ट इसका फॉल्स है। दिस पार्ट इज फॉल्स एंड फर्स्ट पार्ट इज ट्रू, है ना, बिकॉज फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की अगर बात करी जाए तो फिनॉल, देन वाटर एंड देन अल्कोहल आता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में दिस इज नॉट वीकर देन दोज, इन फैक्ट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दीज थ्री। सो आंसर जो आना चाहिए इस क्वेश्चन का वो चेक करें। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट? नो। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट? दैट इज ऑल्सो राइट, नॉट राइट। Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Yes. So answer for this question is C. Question number 63. Question number 63, कोई A इनमें से हमें सिलेक्ट करना है जिस पर पहले क्लोरीन हीट, ये हेलोजन हीट जब भी कहा जाए, ठीक, X2 हीट जब भी कहा जाए क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए यूज हो रहा है तो इसे आप रेडिकल हेलोजनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। बट वो भी सिलेक्टिव, लाइक NBS, बस उतना ही, है ना। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पर पहले इसका सिलेक्शन किया जाए। 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड आखिरी में बन रहा है। तो अब हम सबसे पहले एक एक करके सेट शुरू करते हैं कि अगर गिवन ऑप्शन ए पर मैंने ये रिएक्शंस ली, क्या रिएक्शन ली? ब्रोमीन CH2CH3, इस पर हमने सबसे पहले डाला क्लोरीन हीट। अगर ये डाला तो ये बन जाएगा ब्रोमीन CH3 क्लोरीन। ओके, अब इस पर हमने डाला CN- से ये बन जाएगा ब्रोमीन CH3 एंड CN। अब हमने इस पे डाला वाटर और एसिडिक मीडियम, देन ऑल्सो वी विल गेट ब्रोमीन CH हमें कहा है 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड बनना चाहिए। दिस इज नॉट एसिटिक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ठीक, सेकंड पर आते हैं। तो क्लोरीन और हीट का ही कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, यहां तो यही स्टेप गड़बड़ हो गई। ए भी गया, बी भी गया, सी पे हम पूरा काम करें।
लेट्स रिपीट द एंटायर प्रोसेस फॉर सी। सी में अगर हम करते हैं, लेट्स चेंज द कलर, तो हमारे पास सबसे पहले दे रखा है ब्रोमीन एंड CH3। इस पर अगर आपने क्लोरीन हीट करा तो ये बन जाएगा ब्रोमीन एंड CH2Cl। नाउ इसकी रिएक्शन कराई गई है Cn माइनस से SN2। SN2 के लिए बेंजाइल पोजीशन बहुत बढ़िया आ रही है, ये Cn, एंड नाउ इट इज हाइड्रोलिसिस H3O प्लस। क्यों? क्योंकि H2 ऑब्लिक H प्लस इज H3O प्लस ओनली। इसको हमने हाइड्रोलाइज कर दिया तो ये बन जाएगा CH2COOH, right? CH2COOH. So this is correct कि 4-bromophenyl is on the second carbon of acetic acid. So answer for this is C. Okay, answer for question number 63 is C. D पर तो क्लोरीन और हीट वाला स्टेप ही गड़बड़ हो जाएगा, सो वहीं से फेलियर स्टार्ट हो गया। So let's move to question number 64. Observe structures of the following compounds. The total number of structures or compounds which possess asymmetric carbon atoms is. Asymmetric से हमारा अर्थ हो गया है chiral, है ना? वन जिसकी मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो हम अगर इसमें एक एक स्ट्रक्चर देखें तो पहला स्ट्रक्चर, यस देयर इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम हियर। अगर सेकेंड स्ट्रक्चर देखा जाए जो कि ग्लाइसिन है, देयर इज नो एसिमेट्रिक कार्बन। नेक्स्ट इज एलानीन। ये सब देखो दोनों अमीनो एसिड्स हैं। ये ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड इज एंड इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज अ कायरल। सो एलानीन में हमें मिल रहा है कायरल सेंटर, ये रहा, है ना? उसके बाद हम आते हैं, स्टाइरीन दिया हुआ है हमें। स्टाइरीन में देर इज नो कायरल सेंटर, तो स्टाइरीन हमारी लिस्ट से बाहर हो गया। लास्ट कंपाउंड जो हमें दे रखा है, ये अल्कलॉइड सीरीज का कंपाउंड है, ये रहा। इसमें हमारे पास ये कायरल है, ये सेंटर कायरल है और ये, तो देर आर 3 chiral centers in this particular molecule. So observe the structure of the following compounds and the total number of structures which possess asymmetric carbon atoms. The answer is 3. First, third and last. इन तीनों में आपको कायरल सेंटर, कायरल कार्बन पर्टिकुलरली मिल रहा है। Moving to question number 65. Isobutyraldehyde on reaction with formaldehyde. What is isobutyraldehyde? Isobutyraldehyde is CH3, CHCH3, CHO. मतलब 2-methyl propanol is isobutyraldehyde. इसकी रिएक्शन दी गई है फॉर्मल्डिहाइड के साथ और प्रेजेंस दी गई है K2CO3 की। ये बहुत बार मैंने अपने अलग अलग लेक्चर्स में आपको कहा है कि प्लीज इसमें अल्डोल ही लीजिए। काफी सारे इंस्टीट्यूट, काफी टीचर्स इस आइसोप्रोपाइल सेट की वजह से कह देते हैं कि ये कैनिजारो देता है। ये कम से कम 5 टाइम्स मेंस एडवांस में आ चुका है एंड दे एवरी टाइम टेक्स अल्डोल ओनली। एक बार भी, नॉट इवन वंस दे हैव टेकन कैनिजारो। आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग हैज कम। हाँ, ये बोला जाए कि अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, ये सही है, पर अल्डोल रिएक्शन नहीं देता, ये बात गलत है। कंडेंसेशन मतलब जब डबल बॉन्ड बना सके, वो नहीं देगा, है ना? क्योंकि उसके पास H कम है, पर रिएक्शन तो देगा। तो K2CO3 इज बेसिक मीडियम, यहां से H हटकर इस पर अटैक करेगा और इसलिए यहाँ CH3, CCH3, CHO, CH2OH तैयार हो गया। ओके, सो गिव्स कंपाउंड ए। ये हमारा हो गया है कंपाउंड ए। कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद KCN। नाउ इसकी रिएक्शन हमने कराई है KCN से। KCN से हम रिएक्शन कराएंगे तो इट इज सिंपल OHCN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने देखी, CH2OH, तो B आपका कंपाउंड बन गया। Which on hydrolysis gives a stable compound C. अब इस कंपाउंड का भी हमें हाइड्रोलिसिस करने को कहा जा रहा है। इसका हाइड्रोलिसिस अगर हमने कर दिया तो CH3
C, CH3, CH2OH यहां पर आना चाहिए था, ओके, और CHOH, COOH बनना चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो हाइड्रोलिसिस में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ स्टेबल कंपाउंड सी, बट ये जो लाइन दे रखी है ना, खास तौर से स्टेबल कंपाउंड सी, ये हिंट है, दिस इज द हिंट कि यहां पर आप क्वेश्चन को यहां इस स्टेज पे नहीं छोड़ सकते, आप इसे मानकर चलें कि ये एसिडिक कंडीशन में हीट भी लेगा और यहां से वाटर हमें हटाना होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा, गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स ऑन हीटिंग विल फॉर्म लेक्टोन्स। ये OH को कोई चेंज नहीं, ये CH2, ओके, ये ऑक्सीजन और CO। तो अल्फा वाला OH तो इसी तरह से रहा, है ना, और बाकी पोजीशंस चेंज हुई। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C. Let's move to question number 66. Given below are two statements. The esterification of carboxylic acid with an alcohol is a nucleophilic acyl substitution. Esterification मतलब एस्टर फॉर्मेशन। जब एस्टर फॉर्मेशन की बात की जा रही है तो कैसे होता है एस्टर फॉर्मेशन? वी टेक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड अल्कोहल, राइट, और फिर रिएक्शन शुरू होती है। कैसे? ये स्टेप से हमारे पास एस्टर बनता है, हमें हीट करना होता है। इसका मैकेनिज्म अगर कहें तो सबसे पहली स्टेप जो होती है वो H2SO4 से H प्लस अटैक करेगा ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इसलिए जरूरी होती है ताकि इस कार्बोनिल पर डेल प्लस बढ़ सके। ओके, इट इज अ रिवर्सिबल reaction, completely reversible reaction. Now this alcohol attack on protonated acid, और यही स्टेप जो है ये RDS होती है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी यही होती है। तो RCOH OH ORH पॉजिटिव ये तैयार हो गया, एंड नाउ देर इज एक्सचेंज ऑफ H प्लस, तो हमारे पास बन गया। तो यहाँ इस तरीके से जो प्रोटोनेशन हुआ इससे ये OH2 प्लस बन गया, एंड नाउ ये रिवर्ट और ये OH2 प्लस लीव कर गया, तो आपको मिलेगा RCOH पॉजिटिव OR प्लस वाटर। देखिए इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे बैकवर्ड, तो इट इज प्रोटोनेशन ऑफ एस्टर फॉलोड बाय अटैक ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का मैकेनिज्म है, और फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं तो इट इज एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म। ठीक, अब अगर इसमें हम पूरी नेट रिएक्शन की बात करें कि नेट रिएक्शन क्या हुई है, तो ये OH जो था यहाँ पर ये हटकर यहाँ एंड में आकर OR बन गया है। तो नेट तो यस देयर इज एक्सचेंज, है ना, देयर इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है। वैसे तो इसमें क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है। Given below are two statements. The esterification of carboxylic acid with an alcohol is a nucleophilic acyl substitution. Yes, this statement is true. Electron withdrawing groups in the carboxylic acid will increase the rate of esterification. Yes, because RDS is nucleophilic substitution on this protonated acid. So अगर हम electron withdrawing groups रखेंगे तो rate of reaction will definitely increase. So both statement 1 and statement 2 are correct. And therefore, the answer for this question is A. Moving to question number 67. C6H12O6. C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ओके, दिस इज मोनोसेकेराइड ग्लूकोज। इस पर जाइमेज एंजाइम लगाया गया, तो ये फर्मेंटेशन आपको याद होना चाहिए, ये इथेनॉल बनाता है। और अब इथेनॉल पर NaOI हीट, ये कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई है? ये हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करी गई है। इथेनॉल पर जब हेलोफॉर्म की बात करी गई है, CH2OH, इस पर NaOI
heat, so it will form formic acid salt and CHI3. अब CHI3 तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो बी जो ये पूछ रहे हैं वो है फॉर्मिक एसिड सॉल्ट. The number of carbon atoms present in the product B is, answer then has to be 1. तो कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं बी में, मतलब फॉर्मिक एसिड में? आंसर इज 1. Moving to question number 68. This is slightly upsetting question, I would say, slightly disturbing in terms of last calculations. कैसे? Initial start is very simple. 2.5 gram of a protein containing only glycine. ये ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इससे आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे ग्लाइसिन का, विच इज 75 grams. Is dissolved in water to make 500 ml of solution. The osmotic pressure of this solution is at 300 Kelvin is found to be 5.03 into 10 to the power minus 3 bar. The total number of glycine units present in the protein. R की वैल्यू भी दी हुई है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि उसके बाद अगर हम फर्दर वैल्यूज लेंगे और जिस तरह से आजकल चेकिंग होती है तो हमारा आंसर रेंज में ना आने की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा. So it's good that they have already given exact value what they want for R. जब वैल्यूज गिवन हो तो प्लीज उन्हीं का इस्तेमाल करें, आप मेमोराइज वैल्यू बिल्कुल भी ना डालें, ठीक? क्योंकि वो रेंज का जो पॉइंट होता है कि भाई आप चेक करा, जब आंसर चेक होगा वो 10.1 से 10.8 में ही चेक हो रहा है. अब आपकी वैल्यू इधर उधर होने से 10.9 आ गया और आपका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा. सो बी केयरफुल अबाउट दैट फैक्ट. सो हमें दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू CRT, है ना, कॉन्सेंट्रेशन इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इन केल्विन. पाई की वैल्यू 5.03 इंटू 10⁻23 बार माइनस 3 बार दे रखी है. कॉन्सेंट्रेशन 2.5 grams of protein. Take molecular weight of protein as MP. Okay, what is MP? MP is molecular weight of protein. कि प्रोटीन का आप molecular weight ले लीजिए is MP. तो MP, और क्योंकि इट इज डिजॉल्व ओनली इन 500 ml, मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मतलब आई वांट इट इन 1 liter. सो व्हाट इज 500 ml? इट इज 0.5 liters, है ना. तो 1 liter के लिए मुझे चाहिए तो अपॉन 0.5. आर की वैल्यू दी है, टेम्परेचर गिवन है. जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन जो है वो 24750 आ जाएगा. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 24750 आया. द प्रॉब्लम इज कि अब हम ग्लाइसिन की जब नंबर ऑफ यूनिट्स की काउंटिंग करते हैं, है ना, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका जो एनटीए ने यूज करा है डायरेक्टली कि नंबर ऑफ ग्लाइसिन मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइसिन इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, और ऐसा यूज करके आंसर 330 आया. एनटीए ने यही वैल्यू लेकर आंसर दिया है. एनटीए टुक द आंसर एज 330. लेकिन जब प्रोटीन बनता है ना, जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन बनते वक्त वाटर हटता चला जाएगा. NH2CHRCOOH प्लस NH2CHRCOOH एंड सो ऑन, राइट. तो ये जब जुड़ेगा तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल हर एक सेट ऑफ पेप्टाइड लिंकेज पे रिलीज होगा. So actual weight of protein should be number of glycine multiplied by molecular weight of glycine minus number of glycine minus 1 into 18. What is 18? Molecular weight of water. है ना? Molecular weight of protein जो होना चाहिए वो होना चाहिए, molecular weight of protein should be number of amino acids multiplied by molecular weight of amino acid, है ना, amino acids माइनस नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस 1 18 टाइम्स. ये आपकी एक्चुअल कैलकुलेशन होनी चाहिए. 18 ये लेकर इसमें हटाया जाना चाहिए. बट गॉड ओनली नोज दैट व्हाई एनटीए डिड नॉट कंसिडर दिस, क्योंकि इसको कंसिडर करने के बाद आंसर 434 यूनिट्स आता है और गिवन आंसर बाय एनटीए वाज 330. इसी से चेकिंग हुई है, यही फाइनल की में प्रेजेंट है. मे बी किसी ने ऑब्जेक्ट किया नहीं या ऑब्जेक्शन एज यूजुअल जैसा वो करते हैं अप्रूव ही नहीं किया, राइट. बट रिमेंबर दिस, एडवांस में जब क्वेश्चन आया है
यही मेथड यूज हुआ है, ये वाला। ओके, दिस मेथड हैज बीन यूज्ड एडवांस में। तो ये मेंस में ये इशू आ रहा है, एडवांस ने यही मेथड यूज करके पास्ट जेई एडवांस क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स का आंसर 9 है। ओके, वो कब है ये मुझे एग्जैक्ट ईयर इस समय याद नहीं आ रहा है। आई थिंक अराउंड 2010 टू 11 2011 के आसपास, 2010 के आसपास का वो सवाल है। ठीक, so be careful, we can't do anything, but the correct concept is this one, और उससे आंसर 434 आएगा। Next question, 69. The major product of the following reaction contains how many bromine atoms? इसमें कितने bromine atoms आएंगे? ठीक, अब हमें ब्रोमिन HNU मतलब रेडिकल रिएक्शन दे रखी है। जब रेडिकल रिएक्शन दे रखी है तो हम यहाँ सब जगह एडिशंस ऑफ रेडिकल नहीं करेंगे। ब्रोमिन है, ब्रोमिन इज वेरी सिलेक्टिव। ओके, मेजर प्रोडक्ट की बात करने को कह रहा है। मेजर प्रोडक्ट अगर कहेगा और उसमें कितने ब्रोमिन होंगे तो मैं कहूंगी भाई यहाँ ब्रोमिन लग जाएगा बस। दिस इज ओनली अलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन का केस है ना, बस यही आपको देखने को मिलेगा, यहां पर ब्रोमिन लग जाएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंटेन्स सो मेनी ब्रोमिन एटम्स, सो आंसर इज 1, इट कंटेन्स 1 ब्रोमिन एटम। यही सवाल अगर ब्रोमिन CCl4 में होता तो आपका आंसर यहां पर आपको 2 ब्रोमिन अटैच मिलते, क्योंकि तब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का क्वेश्चन होता। Okay, so you have to be careful about this condition, bromine heat and bromine HNU, ये सब हुए रेडिकल ब्रोमिनेशन कराने के लिए। और ब्रोमिन हो तो और बेंजीन अगर प्रेजेंट है तब तो सिलेक्टिव अलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन पर ही ब्रोमिनेशन कराने के लिए इनका यूज हम करेंगे। ठीक, वहीं ब्रोमिन क्लोरोफॉर्म या ब्रोमिन CCl4 ऐसी चीजें अगर दी हुई हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। So let's move to question number 70. Which of the following carbocation is most stable? सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें से कौन सा कार्बोकेटायन होगा? ए की बात करें, ए में यस देयर इज रेजोनेंस देखने में तो है ही, लेकिन कोई ऑक्सीजन की लोन पेयर का यूज नहीं हो रहा है, सो मोस्ट स्टेबल का केस नहीं आएगा। Similar is the condition in this one. There will be resonance, but I cannot use the oxygen lone pair complete octet resonating structure. ठीक है, let's move to option C. Option C has this resonance structure in which octet of all the involved atoms will be completed like this. तो ये stable तो होना है, but the question is of most stable, so we have to first wait and check कि next option D में क्या है। भाई D में भी ये possibility आ ही रही है ना, D is also having complete octet resonating structure. So by this simple logic of a complete octet resonating structure, ये अब हमारा काम नहीं करेगा। Okay, let me 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये लास्ट सेट नहीं आएगा और हमारा डबल बॉन्ड यहीं आ जाएगा और ये पॉजिटिव, इससे हमारा काम नहीं चल रहा। तो अब आंसर मैं कहूंगी डी, बिकॉज कंप्लीट ऑक्टेट होने के अलावा आपके पास 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, सो आंसर इज डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 71. इन फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिलीन, जब एनिलीन की फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन की तैयारी होगी, मैं कोई भी कंपाउंड ले लूं से अल्काइलेशन की बात कर ली और हमने यहाँ AlCl3 एनहाइड्रस यूज करा। ओके, और सॉल्वेंट आप नाइट्रोबेंजीन या CS2 कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। अल्काइलेटेड प्रोडक्ट विथ ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन इज फॉर्म, बिल्कुल नहीं, नेवर। सेकेंडरी अमीन आफ्टर एसिडिक ट्रीटमेंट, नॉट सो रियली। एनामाइड, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन रिंग, दिस इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज what happens is this nitrogen forms a duct
with Lewis acid AlCl3 as it is a good base, है ना, aniline is a good Lewis base, so ये adduct बन गया. Now this N positive is a strong इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह फंक्शन करेगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हों तो उस पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस फेल होती है ना, फेल होती है. इसलिए हमें और कोई ऑप्शन वैलिड नहीं है. आंसर फॉर दिस इज डी. ओके, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन फेल्स फॉर aniline. Moving to question number 72. The structure of protein that is unaffected by heating is. आप हीट करने पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ सकते. ओके, सो आप जब हीट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से बना है. प्राइमरी स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्ड रखता है, कोवलेंट बॉन्ड से बना है. सो नो इफेक्ट ऑफ सिंपल हीटिंग जो हम कर रहे होते हैं, डीनेचुरेशन वगैरह, इस पर नहीं होता असर. लेकिन अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना, तो दे डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. जैसे इनकी डिपेंडेंस सबसे ज्यादा H बॉन्डिंग पर होती है, और अगर आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, और इसलिए ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड बाय हीटिंग बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय हीटिंग. सो 72 का आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 73. Two isomers A and B with molar mass 184 gram per mole and elemental composition carbon is 52.2 percentage, hydrogen is 4.9 percentage, bromine is 42.9 percentage. Okay, this seems to be total 100. इसको अगर हम टोटल देखें तो ये 100 ही आ रहा है, और इसलिए हम ऑक्सीजन वगैरह के एस्टिमेशन की जरूरत नहीं महसूस करते. तो दो आइसोमर हैं जिसमें 52% ऑफ कार्बन, अराउंड 5% हाइड्रोजन एंड 42.9% ऑफ ब्रोमिन है. दे गिव बेंजोइक एसिड एंड पैराब्रोमोबेंजोइक एसिड. ओके, अब हम इससे मॉलिक्यूलर वेट की भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमसे कह रहा है कि ये दोनों को ऑक्सीडेशन करने पर मुझे मिल रहा है या तो बेंजोइक एसिड और या मिल रहा है पैराब्रोमोबेंजोइक एसिड. तो अगर आप एरोमेटिक केमिस्ट्री जानते हैं तो हमें ये पता है कि रिंग से जो भी अटैच होगा दैट विल बी लॉस्ट एज that will be lost and benzoic acid is formed, right? तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता ही है. इसका मतलब है कि बेंजोइक एसिड इसी फॉर्मूले के, इसी आइसोमेरिक ऑप्शंस के साथ बने तो CH2Br, लेकिन आइसोमर A इज ऑप्टिकली एक्टिव ऑल्सो, तो इट हैज टू बी CH2Br CH3. दिस शुड बी द पॉसिबल ऑप्शन. और आप देखेंगे सारे फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहे हैं, तो अब हमें फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है. आइसोमर A is optically active, gives a pale yellow precipitate when warmed with alcoholic AgNO3. It means that bromine is easily removable, forming a stable carbocation. तभी तो AgBr का pale yellow precipitate बन पा रहा है ना, और ये इसलिए बन पा रहा है क्योंकि कार्बोकेटायन इज स्टेबल. ठीक, आइसोमर A एंड B आर रिस्पेक्टिवली. सबसे पहले A हैज टू बी कायरल, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. यहां आपके पास कायरल A आ रहा है. ठीक, फिर ऑप्शन B हमारा वो होना चाहिए जो हमें 4-ब्रोमोबेंजोइक एसिड दे. दिस इज नॉट गिविंग यू द रिक्वायर्ड. इसका ऑक्सीडेशन आप करेंगे, थैलिक एसिड आएगा. This on oxidation will give you
COOH, COH, phthalic acid. So this cannot be the answer, and therefore answer is C. Answer for question number 73 is C. ठीक, देखा आपने कि आपको इसकी वैल्यूज का यूज करके पूरा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का भी जरूरत नहीं है. ऑलवेज ऑलवेज ऑप्शंस के थ्रू पहले चेक कर लें कई बार, उससे आपका काम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 74. द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल. अब तक सबको याद हो जाना चाहिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल, ये डेटॉल की है ना. और डेटॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक. डेटॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक एंड देयरफॉर आंसर इज ए. ठीक, डिसइंफेक्टेंट यूजुअली वो होता है जो फर्नीचर वगैरह के सरफेस साफ करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और एंटीसेप्टिक हमारे वुंड्स वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज लाया जाता है. तो दिस इज एन एंटीसेप्टिक. इन द गिवन रिएक्शन the number of sp2 hybridized carbon in the compound X is. Okay, सबसे पहले हम एक एक स्टेप बनाएंगे. हमें साइक्लोहेक्सेनॉल दिया है, इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ it will form cyclohexanol. Then PHMgBr के साथ, so it will form, followed by water है तो हम यहीं पर ही ले लें कि ये सेकेंड नंबर दिया है और ये थर्ड नंबर दिया है, तो दिस विल फॉर्म OH एंड PH. नाउ H प्लस एंड हीट अल्कीन बनाने को कह रहा है. किसी भी हाल में जहां PH है उस साइड तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, रिंग के अंदर लेफ्ट बने या राइट बने, इसी तरीके से बन सकता है ना. इट इज गोइंग टू बी सेम. So this is our X. The number of sp2 hybridized carbon in the compound X is number of sp2 hybridized carbons in X. कितने आ रहे हैं देखिए, ये pH के अंदर भी हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा. ठीक, pH के जो 6 कार्बन हैं वो भी sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड होंगे, बेंजीन, ये benzene, and now this benzene is connected to this cyclohexene. ठीक, तो 6 7 8 answer has to be 8. Moving to question number 76. In the given reaction, पहले OH minus and फिर heat. अल्डिहाइड कीटोन पर अगर अल्फा H है और उसकी रिएक्शन बेस के साथ हीट करके की गई, तो ये तो बड़ी ही फेमस रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन की बात करी जा रही है. हीट भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ना. तो अल्डोल कंडेंसेशन जब इस तरह के कंपाउंड का हम लिखेंगे तो लेट अस राइट बाय द नेट रिएक्शन मेथड. डबल बॉन्ड O और ये अल्फा हाइड्रोजन्स. सो व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड इज बेस में ये पार्ट एज H2O चला जाएगा और यहां से ये दोनों रिंग्स कनेक्ट हो जाएंगे लाइक दिस. ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा. द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P इज, है ना, ये आपका प्रोडक्ट आ गया है P, मेजर प्रोडक्ट P. अब इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जब पूछे जा रहे हैं तो यहाँ एक पाई बॉन्ड में 2 और ये कार्बोनिल वाले में 2, तो इस आंसर होना चाहिए 4. Number of pi electrons in this molecule P is 4, right? Let's go to question number 77. The number of chiral alcohols with molecular formula of C4H10O is. ठीक, C4H10O DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी आ रही है 0. इसमें कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं आ रही है. हम इसके सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. क्यों? क्योंकि पूछ ही रहा है कायरल अल्कोहल्स बताइए, ना कि सारे आइसोमर्स. तो 1 2 3 4 1 ऑल 2 ऑल. ओके, नाउ आई कैन हैव 3 कार्बन की पेरेंट के साथ ये टोटल
अल्कोहल्स, 4 मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना पाई, राइट? नाउ दिस वन इज अ chiral and these two are also a chiral. तो अगर मुझसे ये पूछता द नंबर ऑफ कायरल स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चरल अल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाइक दिस, तो आंसर 1 होता कि दिस वन इज कायरल। तो एनटीए ने आंसर जो 1 दिया है वो सिर्फ स्ट्रक्चर लेकर कंसिडर करा है, पर नंबर ऑफ कायरल अल्कोहल्स बोलेगा तो इस कंपाउंड की जो डेक्स्ट्रो है वो भी कायरल है और जो इसकी लीवो है वो भी कायरल है। तो suggested answer for this question has to be 2. ओके, इसका आंसर 2 एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि इस पर्टिकुलर के 2 फॉर्म हैं और दोनों ही कायरल हैं। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 78. दिस स्ट्रक्चर इज गिवन। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको प्योरली ऑप्शन से ही आना चाहिए। फॉरवर्ड आप जाने की कोशिश करेंगे तो जेई के सिलेबस से बाहर निकल जा रहा है ये क्वेश्चन। ओके, हाँ, आप ऑप्शन से आए, आपको कुछ भी नहीं पता वो सिलेबस से बाहर क्या बातें हैं, क्यों है, डजंट मैटर, आप इस ऑप्शन से इस क्वेश्चन को इजीली डील कर पा रहे हैं, राइट? देखिए, ये जो Me3Cli है, आपको ये पता है कि ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बस इतना आपको पता है ना? तो अगर ये बेस है तो OH कैसे कंटिन्यू हो सकता है? अल्कोहलिक फिनोलिक OH कैसे एसिड बेस नहीं कर रहा है? ये गलत है, ठीक? पॉइंट नंबर 1 हमसे, क्योंकि ए ही पूछ रहा है ना, हमें आगे की चिंता अभी नहीं है, पहले हमने कहा कि ये गलत है। इस स्टेज पर हम बात करें तो OH हट के ये ईथर आ गया, ये हो नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ सेम प्रॉब्लम है कि OH कैसे जिंदा है? अगर इसने SN2 टाइप कुछ रिएक्शन करा भी ली, SNAR करा भी ली, कि C माइनस ने अटैक करा, ब्रोमीन चला गया, तो OH नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी OLI। तो मेरे पास OLI एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी। लेकिन उसके बाद भी ये बी में यहां जो इन्होंने लिथियम दिया है वो भी बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, ये बेंजाइन होना चाहिए था, बेंजाइन में लिथियम आएगा, दैट इज करेक्ट। लेकिन ये जो बेंजीन के साथ दिया है, ये वैसे क्वेश्चन गलत है। लेकिन ऑप्शन से आप कभी भी जज नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर की क्वेश्चन गलत है। आपका एक ही काम है, अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन जो भी होंगे उसमें पूरी तरह से जुगाड़ लगा के, हिंदी में एक वर्ड होता है जुगाड़। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव सीन इन माय analysis of the YouTube channel that we have people from, lot of people from Hindi belt like from Mumbai and Delhi, so आप सबको ये जुगाड़ वर्ड पता होगा, है ना? And UP and Bihar, so definitely they know the word jugaad. And please excuse me for those students who do not know this word. Jugaad matlab somehow you have to make it. That is the sense of the word. So आप इसको अगर देखें कि ये कैसे CO2 से अटैक करेगा, तो जब इसने Li दिया है मतलब दिस C माइनस इज अटैकिंग ऑन CO2, है ना? तो ये तो हो गया OLI COO minus and then followed by hydrolysis. तो ये A बना कैसे, मैं इसमें अकल ना लगाऊं, लेकिन इस A से जो ये प्रोडक्ट बना रहा है इसको देखूं और बाकी थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड आंखें खुली रखूं, तो इसका आंसर हम टिक करके आएंगे B. Okay, that is how you had to approach this question. Is that clear? One more question I have added, though it is a very simple question, but just wanted to discuss a small point. Two isomers A and B with molecular formula C4H8. अब जब मुझे isomers of C4H8 कह रहा है, तो मेरे पास जो choices आ रही हैं वो इस तरह की आएंगी. These are my 4 choices. ये स्ट्रक्चर वाइज आइडेंटिकल है, लेकिन अगर वो स्टीरियो पूछता तो मैं कंसिडर करूंगी. These are my choices. Okay. अब क्या कह रहा है? Two isomers A and B with molecular formula C4H8 give different products on oxidation with KMnO4. So इसका मतलब है ये एक ही सेट के तरह से लिया जाएगा. They are considering only structural isomers and not the stereo isomers. है ना?
On oxidation with KMnO4 in acidic medium, isomer A on reaction with KMnO4 results in effervescence of a gas and gives ketone. अब इसको अगर मैं KMnO4 से ऑक्सीडाइज करूं तो मुझे एफरवेसेंस ऑफ CO2 तो बनेगा, इसमें नो डाउट, लेकिन ये जो पीछे बच रहा है ये कीटोन नहीं, ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। जबकि यहां अगर मैं यही KMnO4 ऑक्सीडेशन करूं तो हमें CO2 की एफरवेसेंस भी मिलेगी और पीछे जो बच रहा है वो कीटोन बच रहा है। ओके, सो द कंपाउंड A इज, द आंसर इज 2-methyl propene, है ना, कि why not butadiene, because it is forming acid. Why not these two, because इनमें effervescence ही नहीं बनेगा, right? इनको अगर आप ऑक्सीडेशन करते तो आपको मिलेगा 2 moles of acetic acid. So ये भी नहीं हो सकता, and therefore answer to be taken as D. Is that clear? तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। 2022 जून सेशन के सारे ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर हमने अब डिस्कस कर लिए हैं। Please go through them, revise the theory, and if you have any doubt, feel free to ask me either through the YT chat box or you can ask through the app. आप ऐप डाउनलोड करें और उसमें आप आकर चैट बॉक्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। Please see the various courses offered in app. In case if you like, please feel free to ask me any query regarding them. Right after your second attempt of mains, we are planning or we are thinking of launching the theory through problem of physical and organic again after 12th of April or 10th of April. So do check it out. If you have liked our video, please hit the like button, share and subscribe our channel. Thank you.